हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज दिनांक 1 नवंबर 2020 है और इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को सेशन को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करके देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन जिन सभी का आज इस सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जारी की साइंस टून। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कोविड-19 महामारी, इसके लक्षणों और सावधानियों के माध्यम से रोकथाम के बारे में व्यापक जानकारी के साथ एक साइंस टून पुस्तक जारी की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक लोगों को आकर्षक तरीके से कोविड-19 से अवगत कराती है। किताब को प्रदीप श्रीवास्तव ने लिखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल ने, इन्होंने क्या किया, एक साइंस टून नाम की एक पुस्तक क्या की है, एक जारी की हुई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल ने, इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक पुस्तक आपकी क्या की है, लॉन्च की है। और इस पुस्तक का नाम क्या है, साइंस टून इस पुस्तक का नाम है, जो क्या करेगा, जो कोविड-19 महामारी के इसके लक्षणों और सावधानियों के माध्यम से रोकथाम के बारे में, यानी कि इस पुस्तक में क्या होगा, जो कोविड-19 है, कोविड-19 के लक्षण, अगर यहाँ पे लक्षण की बात करें और इसकी क्या क्या सावधानियां हो जाएंगी और इसके रोकथाम के लिए व्यापक जानकारी के रूप में क्या किया गया है, इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, अगर यहीं पे बात करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक लोगों को आकर्षक तरीके से कोविड-19 से अवगत कराती है। ठीक है, और अगर यहीं पे बात करते इस पुस्तक को लिखा किसने है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, प्रदीप श्रीवास्तव उनका नाम हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अब उत्तर प्रदेश आ गया। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री आदित्य योगीनाथ। ठीक है, इसके बाद में अब अगर बात करते हैं आगे, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की शुरुआत। तेलंगाना सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई नीति के तहत राज्य में खरीदे और पंजीकृत पहले से 2 लाख इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट प्रदान कर रही है। यहीं पे दिल्ली और गुजरात के बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति शुरू करने वाला तेलंगाना भारत का तीसरा राज्य बन गया है। तेलंगाना के मंत्रियों ने 2020 से 2030 तक नीति शुरू की है। अब इसके अगर मुख्य फैक्ट की बात करते हैं तो तेलंगाना, ठीक है, अब अगर यहीं पर तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की एक शुरुआत की गई है। ठीक है, किसकी शुरुआत की गई, इलेक्ट्रॉन वाहन नीति की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा, अगर इसके तहत हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी अभी तक वाहन वहाँ पे खरीदे गए हैं उन सभी लोगों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट प्रदान की जाएगी। कितने प्रतिशत की, 100% की छूट यहाँ पे प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब अगर यहीं पे बात करते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और यहाँ से एग्जाम में आपके आने के बहुत बहुत चांस है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। आपसे ये पूछ लेगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति है, इसको कौन सा राज्य है जहाँ पे तीसरा राज्य बन गया है, तो उसको आपको याद रखना है, क्या है वो, तेलंगाना है। अब अगर यहीं पे बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति है, पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और अगर दूसरे राज्य की यहाँ पे बात करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि तेलंगाना के जो मंत्री हैं, इन्होंने 2020 से लेके 2030 तक ये नीति कैसी हो जाएगी, ये आपकी नीति शुरू की गई है। बात समझ में आ गई है। तो इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गए हैं, पहले तो आपको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति अभी हाल ही में कहाँ शुरुआत की गई है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए या आपसे कथन में पूछ लेता है कि
इसमें और क्या क्या किया जाएगा, तो आप लोगों को क्या बताना है, जो रोड टैक्स था और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट प्रदान कर रही है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है कि पहला और दूसरा राज्य कौन सा है, तो आप लोगों को क्या आंसर देना है कि दिल्ली और गुजरात। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2020 से लेके 2030 तक लागू होगी, यानी कि टोटल कितना 10 वर्ष के लिए ये लागू होने वाली है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में जल्दी होगा भारत का पहला टायर पार्क। पश्चिम बंगाल में जल्दी भारत का पहला टायर पार्क बनेगा जहां रद्दी और बेकार सामान से बनी कलाकृतियों प्रदर्शित होंगी। टायर पार्क जो एस्प्लेनेड क्षेत्र में आएगा में एक छोटा कैफ़े होगा जहां लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। टायर पार्क के लॉन्च की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। अब देखो यहीं पे बात करते हैं कि इसमें बात करते हैं कि भारत का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, भारत का पहला टायर पार्क जो है अभी हाल ही में कहाँ पे बनने की घोषणा की गई है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पार्क में क्या क्या होगा। इस पार्क में जो आपका भारत का पहला टायर पार्क है, तो ये अभी हाल ही में कहाँ पे बनाने की घोषणा की गई है, तो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब क्या क्या होगा इस अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ रद्दी और बेकार सामान से बनी कलाकृतियाँ प्रदर्शित होंगी, यानी कि कुल मिला के क्या होगा, जितनी भी वेस्टेज चीज़ें होती उन सभी चीज़ों से उस पार्क को निखारा जाएगा और उसकी सुंदरता को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब अगर यहीं पे बात करते हैं इसमें क्या क्या होगा, तो देखो अगर बात करते हैं एक छोटा सा कैफ़े होगा जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। और यहीं पे क्या है कि अभी इसकी तारीख की अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, आप लोगों को याद रखना है कि अभी हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बनाएगा। तो देखते क्या है इसमें। बांग्लादेश सरकार ने अंतर्देशीय नदी को नौवहन क्षमता में सुधार करने के लिए देश में 10,000 किलोमीटर लंबी नदियों में रास्ता बनाने के लिए एक मेगा योजना शुरू की है। बांग्लादेश की 178 नदियों पर मार्ग बनाने का काम किया जाएगा। ढाका 4,371 करोड़ की लागत से बांग्लादेश और अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण BIWTA द्वारा मार्ग बनाने का कार्य किया जा रहा है। परियोजना को 2024 तक पूरा करने का कार्यक्रम है। अब देखते हैं इसके आज के मुख्य फैक्ट इसमें क्या क्या इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो अब यहीं पे अगर बात करते हैं कि आपका 10,000 किलोमीटर का एक लंबा नदी मार्ग बनाया जा रहा, तो आखिर वो कहाँ बनाया जा रहा है, ये आपका बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। अब अगर यहीं पे इसमें बात करते हैं तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, एक तरीके की मेगा योजना है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। और अगर यहीं पे बात करते हैं कि बांग्लादेश की करीब कितनी 178 नदियों पर ये काम होने वाला है। अब यहीं पे बात करते हैं कि 4,371 करोड़ की करीब इसमें कितनी लागत लगने वाली है, कितनी 4,371 करोड़ की लागत लगने वाली है। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका आपका कौन बनाने का कार्य करेगा, तो BIWTA द्वारा क्या करा जाएगा, इसका काम का बनाना, इसको बनाया जाए। अब अगर यही बात करते हैं इस परियोजना को कब तक पूरा करने का आपका कार्यक्रम रखा गया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2024 तक ये पूरा करने का कार्यक्रम रखा गया है। इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि अभी हाल ही में 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। और ये कब तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। यहीं पे अगर बात करते हैं कि कितनी नदियों पर बनाने का काम किया जा रहा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 178। सभी फैक्ट आप लोगों को बता दिए पूरी डिटेल में, ताकि आप लोगों को कहीं से भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई थिंक सब लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो आप लोगों को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में क्या करना है, शेयर करना है, ताकि और इससे लोग फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिले सुमिरवाला FAI अध्यक्ष के रूप में चुने गए।
AFI की वार्षिक आम सभा के दौरान पदधारी एडिले सुमिरवाला को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जबकि पूर्व भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। सुमिरवाला को तीसरी बार AFI अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और मधुकांत पाठक और रविंदर चौधरी क्रमशः AFI के कोषाध्यक्ष और महासचिव चुने गए। ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना। क्यों बनना है? क्योंकि पहली बात तो ये हो जाएगी, ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। अब देखते हैं, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना, कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछ लेगा। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है कि AFI, जब AFI की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एडिले सुमिरवाला, ये इसके अभी अध्यक्ष चुनेंगे। और इसके बाद में ये तो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, यहीं पे क्या है, अंजू बॉबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है यहाँ पे। अब यहीं पे अगर बात करते हैं, ये आपके लगातार तीसरी बार इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या तीसरी बार ही फिर बनाए गए। आप लोगों को लगेगा कि अरे ये तो पहले थे, अगर एग्जाम में तो आप लोग सेंस ऑफ ह्यूमर के तरीके से इसका आंसर दूसरा लगा के आओगे, लेकिन वो आपको आंसर नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि तीसरी बार ही अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगर बात करते हैं कि जो आपके मणिकांत पाठक हैं, इनको क्या बना दिया गया है? कोषाध्यक्ष बना दिया गया है। और रविंदर चौधरी को क्या बना दिया गया है? महासचिव बना दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जरा समझते हैं। पहले तो आपको याद रखना है AFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो एडिले सुमिरवाला को चुना गया है। अब अगर यहीं पे उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष के रूप में कौन हो जाएंगी? अंजू बॉबी जॉर्ज को चुना गया है। और यहीं पे कोषाध्यक्ष की जब बात करते हैं मधुकांत पाठक और रविंदर चौधरी को महासचिव के रूप में चुना गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नवंबर में दोहरा मालाबार अभ्यास शुरू होगा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित मालाबार नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में शुरू होगा। मालाबार अभ्यास का पहला चरण 3 नवंबर 2020 से 6 नवंबर 2020 के बीच होना है और दूसरा चरण 17 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2020 के बीच में आयोजित किया जाना है। मालाबार अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में 1992 में शुरू किया गया था। देखते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या है। तो पहला तो आपको याद रखना है कि जो मालाबार अभ्यास है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जो मालाबार अभ्यास है ये किन देशों के बीच में अभ्यास शुरू होता है। तो आप लोगों को इसका आंसर क्या देना है कि एक तो आपका अपना भारत हो जाएगा और दूसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, पहला तो आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इसका ये कहाँ पे अभ्यास शुरू किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ये शुरुआत किया गया है। अब इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि मालाबार अभ्यास का पहला चरण, जब इसमें हम फर्स्ट चरण की बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 3 नवंबर 2020 से लेकर 6 नवंबर 2020 के बीच में होना है। ठीक है, अब अगर इसके दूसरे चरण की हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में ये आयोजित किया जाना है। ठीक, तो आप लोगों को याद रहेगा कि मालाबार अभ्यास है ये किन 2 देशों के बीच में होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करते हैं इसका पहला चरण कब से शुरुआत होने वाला है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 नवंबर 2020 से 6 नवंबर 2020 के, मतलब 3 दिवसीय ये कार्यक्रम आपका है। और इसके बाद में अगर दूसरे चरण की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में ये आयोजित होगा। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि आखिर ये द्विपक्षीय अभ्यास जो है ये कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जरा
कि आपसे अगर ये पूछता है कि मालाबार अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो अभ्यास है ये आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको क्या आंसर देना है, 1992 इसका आंसर देना है। अब आखिर ये अभ्यास है ये कहाँ पे शुरू होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में ये शुरू होगा। और कब शुरू होगा, तो ये नवंबर में शुरू होने वाला है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, के शर्मा को जम्मू एंड कश्मीर उपराज्यपाल के सलाहकार पद से इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। देखते क्या क्या इसके मुख्य फैक्ट हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार के शर्मा ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम केंद्र शासित प्रदेशों में AGMUT कैडर के 1983 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी श्री शर्मा को पिछले साल नवंबर में ही उपराज्यपाल की सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब देखो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी हाल ही में क्या है कि जो आपके जम्मू और कश्मीर के सलाहकार थे, इन्होंने क्या दे दिया, सलाहकार से पद से इस्तीफा दे दिया है। और वो कौन थे, के शर्मा थे। यहीं पे अगर बात करते हैं कि आखिर इन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, तो फिर इनको आखिर क्या बनाया गया है, तो इनको बना दिया गया है राज्य चुनाव आयुक्त, इनको नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि ये आपके क्या थे, ये इन अभी हाल ही में क्या किया था, इनको पिछले साल नवंबर में क्या उपराज्यपाल सलाहकार नियुक्त किया गया था, और वो कहाँ के, जम्मू और कश्मीर के। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो के शर्मा थे, इन्होंने क्या किया था कि उपराज्यपाल के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है और इनको फिर किस पे नियुक्त कर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और यहीं पर अगर बात करते हैं इनकी अगर उपलब्धि की बात करते हैं, तो 1983 बैच के ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के IAS अधिकारी थे। ठीक, और इन्हें पिछले साल क्या था, नवंबर में ही उपराज्यपाल के सलाहकार की नियुक्त किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल को सबसे अच्छा शासित राज्य माना गया। ठीक है, तो क्या है, एक गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर PAC द्वारा जारी की गई सूची में केरल को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया और उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे रखा गया है। यह रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा जारी की गई है। तो अगर इसके मुख्य फैक्ट की बात करते हैं, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि सबसे अच्छा शासित राज्य की जब बात होगी, तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें सबसे पहले नंबर पे किसका नाम आता है, केरल का नाम आता है। ठीक है, अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि आखिर ये जो क्या नाम लिस्ट जारी की गई है, वो आखिर इसकी किसने इस लिस्ट को करवाया, तो वो लिस्ट का नाम क्या हो जाएगा, पब्लिक अफेयर्स सेंटर होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहीं पे सबसे टॉप लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। लेकिन यहीं पे उत्तर प्रदेश को एक निराशा हाथ लगी है और ये सबसे निचले नंबर पे पाया गया है। ठीक है, किसमें, PAC की एक आपकी क्या है, एक रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट में केरल जो है सबसे अच्छा शासित राज्य माना गया है। वहीं पे उत्तर प्रदेश सबसे खराब दृष्टि में देखा गया, पाया गया। अब यहीं पे अगर बात करते हैं कि ये जो समिति थी, ये कौन सी समिति, इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो ये आपके कौन हो जाएंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि यहाँ पे इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा जारी की गई है। अब देखो ये आखिर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को अभी पता ही होगा कि हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आपकी लागू की गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये किस समिति की अध्यक्ष के द्वारा लागू की गई है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष है। जैसा कि आप लोगों को देखो इसमें दिख रहा होगा, तो इन्हीं की अध्यक्षता में क्या किया गया है, एक और काम को किया गया है कि आपको केरल को सबसे अच्छा शासित राज्य माना गया है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता किसने की है, कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता ने की है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, रंजना कला को उत्तराखंड पीसीसीएफ के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अब देखते जरा क्या है। भारतीय वन सेवा आईएफएस अधिकारी रंजना कला को उत्तराखंड प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ का नियुक्त किया गया है। यहीं पे इनकी बात करते हैं। 1985 बैच की आईएफएस अधिकारी रंजना कला को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सहमति के पद से नियुक्त किया गया है। यहीं पे अगर बात करते हैं, वन प्रधान सचिव आनंद वर्धन ने 29 अक्टूबर 2020 को इस संबंध में आदेश जारी किया था। ठीक है, तो जैसा कि देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कौन है, ये आपकी है रंजना कला, जिनको क्या किया गया है, उत्तराखंड पीसीसीएफ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब इसके क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। देखो जैसा कि ये देखो यहाँ क्या है, जब इनको नियुक्त किया गया तो यहाँ उसी समय की उस टाइम की फोटो है, वन विभाग यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये है कौन, ये आपकी रंजना कला हो जाएंगी। अब यहीं पे अगर बात करते हैं कि 1985 बैच की आईएफएस इंडियन फॉरेन सिस्टम, ठीक है, इनको क्या किया गया है, इनको रंजना कला को नियुक्त किया गया। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि राज्यपाल जो है वहाँ की कौन, बेबी रानी मौर्य की सहमति से इनको नियुक्त किया गया है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं, वन के प्रधान सचिव आनंद वर्धन ने इनको 29 अक्टूबर 2020 को इस संबंध में आदेश जारी किया था। तो आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के पीसीसीएफ के रूप में कौन नियुक्त किया गया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रंजना कला हो जाएगा। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि जो आपके उत्तराखंड है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, बेबी रानी मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चलो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोगों को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है। इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन में पुरस्कार जीता। कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए एक भारतीय संगठन ने संयुक्त राष्ट्र का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन GHE 2020 के यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं में शामिल है। GHE सुदूर समुद्रों को तक सौर ऊर्जा लाने के पर्यटन और प्रौद्योगिकी उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संगठन बन गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो भारत की ग्लोबल हिमालयन को एक्सप्रेशन ने पुरस्कार जीत लिया। ठीक है, तो ये आखिर जब इस पुरस्कार की हम बात करते हैं, तो ये पुरस्कार की जब बात होगी तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन 2020 के यूएन ग्लोबल क्लाइमेट के अवार्ड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं के रूप में शामिल किया गया है। अब अगर इसकी उपलब्धि की बात करते हैं तो GHE से मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने इसको बता दिया। ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GHE का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। ठीक है, और वो पुरस्कार जो था वो किसने जीता है, भारत के ग्लोबल ने पुरस्कार को जीत लिया है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये सौर ऊर्जा के लाने हैं पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संगठन बन गया है। कौन बन गया है, ये आपका बन गया GHE। जो आपके बहुत दूरी समुदाय के लोग होंगे और सौर ऊर्जा से लाने वाले हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की। अब देखो सी प्लेन से मतलब, पहले तो यहाँ पे सी प्लेन समझ, सी प्लेन का मतलब है, सी मतलब होता है समुद्र, प्लेन का मतलब आपको हवाई जहाज पता ही होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में एक सी प्लेन सेवा शुरू की है। यह गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी से लगभग 200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट तक की दूरी को लगभग 40 मिनट में पूरी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान समझना है। तो क्या है कि गुजरात में हाल ही में क्या किया गया है कि आपके पीएम मोदी ने क्या किया है कि सी प्लेन आपकी सेवा को शुरुआत की है। अब अगर इसकी ये देखते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में, यानी कि अगर कल की बात करें 31 अक्टूबर 2020 को क्या किया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में इनको मनाया गया है। अब अगर वहीं पे बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये 30 और 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जहां पे पीएम
नरेंद्र मोदी ने क्या किया, कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया। कल भी मैंने एक योजना की बात की थी, ठीक है। आज भी आपका सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। अब देखो समझते हैं कि इनके यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्मदिन मनाया जाता है वो किसके रूप में मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता ही होगा वो किसके रूप में मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो इन्होंने क्या कहा था, जितने सामाजिक धर्म थे, जो भी आपके सामाजिक धर्म से रिलेटेड थे या आपस में सभी लोगों को एक करने का काम किया था। इसीलिए क्या है कि जब बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आती है तभी क्या होता है कि आपके 2014 से, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है कि एकता दिवस है ये कब से मनाया जा रहा है, तो आप लोगों को आंसर क्या देना है, 2014 से ये मनाया जा रहा है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि सरदार पटेल की अभी हाल ही में कौन से नंबर की जयंती मनाई गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 145वीं जयंती यहाँ पे मनाई गई है। अब इसके बाद में अब हम अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि आखिर ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो आपके कहाँ पे, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच ये सेवा शुरू की गई है। और आप लोगों को पता ही होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, ये भी आपकी अहमदाबाद गुजरात में है। अब देखो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसका आंसर आप लोगों को ये देना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसकी लंबाई कितनी है और इसको कौन से आर्टिस्ट ने इसको बनाया है, यानी कौन से आर्टिस्ट ने इसको बनाने का काम किया है। ये दो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे हैं जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कीजिए, ठीक है। बहुत से कम बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि इसका आंसर आप लोगों को देना है। क्या आंसर देना है, आप लोग दोबारा सुन लीजिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसकी कितनी लंबाई है और इसको जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसको प्रारूप दिया है, उनका नाम क्या है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपसे होगा, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर को बताना है, ठीक है। अब देखो यहीं पे बात करते हैं, ये क्या करेगा, यानी कि अगर सी प्लेन की हम बात करेंगे, देखो जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा, ये समुद्र में आपको चलने वाला है। सी का मतलब समुद्र होता है, तो आप लोग कंफ्यूज होने की बात नहीं यहाँ पे है। तो इसमें क्या होगा, करीब करीब कितना, 200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट तक दूरी को लगभग 40 मिनट में ये पूरी करेगा। यानी कि कुल मिला के 200 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनट में तय कर लेगा, 40 मिनट की दूरी में ये तय कर लेगा। तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर क्या देना है, आप लोगों को आंसर इतना देना है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि अभी हाल ही में सी प्लेन की शुरुआत कहाँ की गई है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अब ये जो गुजरात है, गुजरात की जब बात करते हैं तो अगर ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे किया क्या आ गया, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे 200 किलोमीटर दूरी को ये क्या करेगा, केवल और केवल 40 मिनट में पूरा कर देगा, ठीक। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो आई थिंक अब क्वेश्चन तो फिनिश हो गए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लगातार इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पूरा समझ में आया होगा। और ये कुछ हमारे ट्विटर हैंडल हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ भी हम क्या नाम आपको फॉलो करना है। और पाठशाला विद गौरव के नाम से आपको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये फेसबुक पे हमारा पेज है, आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। और गौरव रवि के नाम से आपका इंस्टाग्राम है, यहाँ पे फिर से ट्विटर भी यहाँ पे, और यूट्यूब भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ये कुछ हमारे ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे आपको फॉलो कर लें ताकि आपको डेली के डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ से मिलती रहे। पूरी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। और जिन लोगों को पीडीएफ, कई सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर पीडीएफ मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, पीडीएफ के लिए इसका लिंक हम आपके टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाएंगे और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया, जैसा मेरी टैगलाइन क्या है कि अब करंट पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि छपेगा आपके दिमाग में। तो कैसे छपेगा आपको बता दिया मैंने, कई बार मैं उसको डिस्कस कर चुका हूँ। कैसे छपेगा, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद में एक बार आप लोगों को पीडीएफ से रिवाइज कर लेना है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें ये याद नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को अपने कॉपी में इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो फेसबुक पे पेज मिल जाएगा पाठशाला विद गौरव के नाम से, यहाँ से आप लोगों को सर्च करना, ताकि वहाँ में मैं कई सारी अपडेट करता रहता हूँ।
और आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लोगों को, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत ये पसंद आता है, ये सेशन आप लोगों को पसंद आता है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में इस बात को शेयर करना है। ठीक है, देखो करंट आज वो, मैं आपको कई बार इस बात को बता चुका हूँ, करंट अब आपका वन लाइनर नहीं रह गया। आप लोगों को अगर कोई भी न्यूज़ है, कोई भी करंट अफेयर बनती है, तो उसके बारे में पूरी आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ ही गई होगी। तो आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।